विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। तो हमने देखो अभी पीछे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था और मोशन को हमने अंडरस्टैंड किया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने देखा था, ये वेक्टर्स हैं। और हमने वेक्टर्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस भी किया था कि वेक्टर्स होते क्या हैं। अब मोशन इन अ प्लेन में हम वेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितना हमने पहले वेक्टर्स पढ़ा था वहीं से स्टार्ट करते हुए हम अब वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। एक चीज याद रखनी है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या है कि पार्टिकल जो है वो एक लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इसमें आप क्या नोटिस करोगे कि दो ही डायरेक्शन होंगी, एक जिसको आप पॉजिटिव मान रहे हो और दूसरी उसके ऑपोजिट जिसको आप माइनस ले लो। तो यहाँ दो ही डायरेक्शंस हैं, एक जिसको आपने प्लस कह दिया, एक उसका ऑपोजिट जिसको आप माइनस कह रहे हो। लेकिन जब आप मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे हो तो मोशन इन अ प्लेन में आप क्या नोटिस करोगे कि आपके पास लेटर से ये ओरिजिन है और बॉडी जो है उसके अब दो कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं विद टाइम। वन डी मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदलता है, या एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, या वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है, या जेड कोऑर्डिनेट। लेकिन जब मैं मोशन इन अ प्लेन की बात करूंगा तो बॉडी के दो कोऑर्डिनेट बदलेंगे और बॉडी का जो पाथ है अब कर्व्ड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट क्या हो जाएगा, कर्व। तो अगर मैं बॉडी के पाथ को ऑब्जर्व करूं तो मैं नोटिस करूंगा कि बॉडी का कुछ ऐसा पाथ होगा। और अगर बॉडी का कुछ ऐसा पाथ है तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि बॉडी जो है वो हर इंस्टेंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। पर यहां पे ना प्लस माइनस नहीं लोगे आप, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है और हर बार पिछली से थोड़ी बदल रही है। मतलब पिछली बार से कुछ और डायरेक्शन है बट ऑपोजिट नहीं है। तो ऑपोजिट हो तब माइनस लेते हैं। तो अगर अब डायरेक्शन बार बार बदल रही है, एंगल अलग अलग बन रहा है, तो फिर हम इस पर्टिकुलर केस को कैसे डील करेंगे। तो अब हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना। तो वील बी नाउ फोकसिंग मेनली ऑन वेक्टर्स फर्स्ट। और हमने कहा था कि वेक्टर क्या है, हमने कहा था वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को हम कंसिडर करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हम कंसिडर करें, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ वेक्टर। और ये जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको आप हमेशा ऐसे एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हो। तो वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी विद एरो हेड। एंड ये जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है इसका एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरी इसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड हो गया, एक वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहते हैं, और ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर गिव्स यू द डायरेक्शन। और ये जो ऊपर मैं डाल रहा हूं इसको हम कैप कहते हैं। तो ये हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ए कैप। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और मैं इसको जनरल अपने फॉर्म में जब लिखूंगा तो इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें ये मेरा मॉडुलस हो गया। तो मॉडुलस को मैं पूरा ऐसे साइंटिफिकली लिखने की जगह मैं सिंपली अगर ए के ऊपर एरो ना डालूं तो वो मेरे पास ए का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर अगर मैं एरो ना डालूं तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ये तो चलो हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और हमने डिस्कस किया था कि जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पोलर फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। तो जब मैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूं तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के टाइम मेरे पास दो मेथड हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, और वो उनमें से एक मेथड जो है दैट इज पोलर फॉर्म, और जो दूसरा मेथड है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। देखो ये जो आप पोलर फॉर्म देखते हो, ये पोलर फॉर्म बेसिकली आप वेक्टर को पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप पेपर पे, अब देखो मैं जो लिख रहा हूं पेपर पे लिख रहा हूं, जो कर रहा हूं एक सरफेस पे कर रहा हूं। तो जब मैं लिख रहा हूं तो एक सरफेस, सरफेस मतलब एक फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस मेरे लिए क्या हो गया, एक प्लेन। तो जब मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूं तो प्लेन में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो ये मेरे पास पोलर फॉर्म वेक्टर को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पोलर फॉर्म जो है वो वेक्टर को कौन से वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 2D। और जो कार्टेशियन फॉर्म है ये आपका वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कार्टेशियन नो डाउट आप स्ट्रेट लाइन के लिए भी यूज कर सकते हो, कार्टेशियन आप प्लेन पे भी यूज कर सकते हो।
लेकिन हम कार्टेशियन को इसलिए सिग्निफिकेंस दे रहे हैं क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म से मैं अपने वेक्टर को स्पेस में 3D में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पर अब एक चीज याद रखनी है कि जब आप किसी चीज को 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको ना पेपर पे ड्रॉ करना पॉसिबल है, क्योंकि पेपर और 2D, तो जो भी चीज मैं 2D पे बना रहा हूं, जो भी मैं 2D पे कर रहा हूं, उसको मैं पिक्टोरिकली पिक्चर के फॉर्म में पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पर ये जो मैं कार्टेशियन फॉर्म में जब 3D की बात करूंगा तो 3D में जो मेरा वेक्टर होगा उस वेक्टर को मैं पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो तो 3D है, वो तो स्पेस का वेक्टर है। तो मैं उसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं लिख के मैथमेटिकली। तो उसको देख के मेरे को सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बस मैं उसको बना नहीं सकता, ड्रॉ नहीं कर सकता। तो जब मैं कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं वेक्टर को ड्रॉ नहीं करूंगा, और अगर ड्रॉ करूंगा तो एक हाइपोथेटिकल वेक्टर है जो मैंने लिखा है उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो मेरे पास देखो पोलर फॉर्म में होता क्या है, मतलब अगर मैं पोलर फॉर्म की बात करूं तो पोलर फॉर्म में होता क्या है। पोलर फॉर्म में होता ये है कि मैं ना एक पॉइंट लेता हूं और उस पॉइंट से मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूं, और वो जो रेफरेंस लाइन मैं ले रहा हूं उस रेफरेंस लाइन के ऊपर मैं जो एंगल मान रहा हूं वो क्या मान रहा हूं, 0। अब मेरे पास यहां पर एक सपोज वेक्टर है जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। अब वो वेक्टर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर मैं एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, और वो जो मैं फोर्स इस ब्लॉक पे एक्सर्ट कर रहा हूं वो 5 न्यूटन है। एंड वो जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो फोर्स आपकी गिवन ग्राउंड के रिस्पेक्टिवली 37 डिग्री का एंगल बना रही। अब इसको मैं पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो पोलर फॉर्म में मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्कल लूंगा। अब ये जो मेरे सर्कल है इसका जो मैंने सेंटर लिया ये वही वाला पॉइंट लिया जहां से मैंने कहा था कि मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूंगा, और इस सर्कल का मैंने जो रेडियस लिया वो रेडियस मैंने इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ माय वेक्टर लिया। तो मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है, 1 न्यूटन। तो अगर 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है और मैं 5 न्यूटन रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं रेडियस कितना बनाऊंगा, 5 सेंटीमीटर। और ये जो 5 सेंटीमीटर है यहां पर वो आपको 5 न्यूटन वैल्यू बताएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आपको 1 न्यूटन के इक्विवेलेंट वैल्यू बता रहा है, तो 5 सेंटीमीटर आपको कितनी वैल्यू बताएगा, 5 न्यूटन। आपने एक सर्कल बना लिया। अब आप ध्यान से देखो इस सर्कल के ऊपर, देखो मैं यहां से अगर ऐसे, या यहां से मैं ऐसे, या यहां से मैं ऐसे एरो बना रहा हूं ना, तो ये सब मेरे वेक्टर बन रहे हैं। और इन सब वेक्टर का ना एक मैग्नीट्यूड है और इन सब वेक्टर की एक डायरेक्शन है। इन सब वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड है, इन सब वेक्टर की एक डायरेक्शन। और अगर मैं यहां पर लेटर से 37 डिग्री का एंगल बनाकर यहां पर मैं एक ऐसे लाइन बनाता हूं जिसका एरो इस डायरेक्शन में है, और ये जो लाइन है ये मेरा जहां पे मैंने 0 एंगल माना था उसके साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये मेरे पास वो वेक्टर हो गया जिसको मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, और इसको मैं ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं इसको पेपर। ये जो मेरा वेक्टर है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, और ये जो वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस से, 37 डिग्री। तो पोलर फॉर्म में ना बेसिकली आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो चीजें करते हो। एक आप वेक्टर का क्या बताते हो, मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर की क्या दिखाते हो, डायरेक्शन। एक रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस से आप एंगल के टर्म्स में डायरेक्शन बताते हो, और लाइन के हेल्प से आप क्या बताते हो, मैग्नीट्यूड बताते हो। और ये आपके पास जो पोलर फॉर्म है ये बेसिकली एक रेडियल वेक्टर रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है। रेडियल वेक्टर मतलब अगर आप ध्यान से देखो अगर मैं कहता हूं कि मेरी फोर्स ऐसे लग रही है 90 डिग्री, तो मैं जो वेक्टर बनाऊंगा वो ऐसे बना दूंगा, मैं ये ऐसे वेक्टर बना दूंगा। और अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो फोर्स लग रही है लेटे से वो ऐसे लग रही है 5 न्यूटन लग रही है, पर एंगल कितना बन रहा है
120 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से ये एरो बनाऊंगा। तो मैं इस सर्कल के रेडियस के अलोंग ही क्या कर रहा हूं, एरो बना रहा हूं। मेरा सर्कल के अलोंग जो रेडियस है ना, रेडियस उसके अलोंग ही वेक्टर बनेगा। बस आप अब देखो सर्कल में घूमो, तो जैसे जैसे घूमोगे हर टाइम एंगल क्या करेगा, चेंज। तो आपका जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो सर्कल का रेडियस है, और उस सर्कल के ऊपर आप घूम रहे हो तो हर टाइम आपको एक नया एंगल मिलेगा। जो भी एंगल आपको चाहिए वहां पे रुक जाओ, रुक के आप एक रेडियस बनाओ। वो जो रेडियस बना के आप वो जो एरो बनाओगे वो आपको मैग्नीट्यूड देगा, साथ में आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो आपका पोलर फॉर्म होता है ना, ये बेसिकली आपका वेक्टर को रेडियल रेडियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये रेडियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रेडियल, मतलब रेडियस के लॉन्ग। तो यहां पे ये जो पोलर फॉर्म होता है इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक आपका रेडियस होता है और दूसरा आपका एंगल होता है। वेक्टर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। रेडियस रेडियस आपको वेक्टर का क्या देता है, मैग्नीट्यूड, और थीटा आपको वेक्टर की क्या देता है, डायरेक्शन। हाँ जी ठीक है जी। बस अब आगे हम क्या करेंगे, हम आने वाले टाइम में जब ये गिवन वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो बार बार सर्कल नहीं बनाएंगे। बस ये सर्कल आपकी डेफिनेशन है इस वेक्टर को समझाने के लिए। इसके बाद मैं हमेशा जब भी पोलर फॉर्म करूंगा तो पोलर फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस लाइन ले लूंगा, अपने वेक्टर को उस लाइन के साथ एक एंगल पे बनाऊंगा जो उसकी डायरेक्शन होगी, और साथ में एक लाइन के साथ उसको रिप्रेजेंट करूंगा जो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में ना आप लेते हो एक अगेन रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट से आप तीन लाइंस बनाते हो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और हम जिस स्पेस को देख रहे हैं उसमें सिर्फ मैक्सिमम तीन लाइंस ही बन सकती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फोर्थ लाइन नहीं बन सकती। चार म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम नहीं बना सकते जिस स्पेस में हम रह रहे हैं। तो हम जिस स्पेस में रह रहे हैं उसमें हम सिर्फ कितनी, मैक्सिमम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बना सकते। कितनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, 3। तो मैंने यहां पे ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, एक ये आ गई x, एक ये आ गई y, और तीसरी पेपर पर ही लाई कर रही, तीसरी पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर, पेपर के आउटवर्ड्स है, तो वो क्या हो गया, z। तो मेरे पास ये x एक्सिस हो गया, ये मेरे पास y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास z एक्सिस। तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म होता है इसमें आप अपने गिवन वेक्टर को तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हो अलोंग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें x एक्सिस को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय आई कैप। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर वो होता है जो आपको डायरेक्शन देता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। y एक्सिस में आपके पास जो वेक्टर आया वो क्या आ गया, j कैप, और z एक्सिस में जो वेक्टर आया वो क्या आ गया, k कैप। तो ये आपके पास i कैप, j कैप, k कैप, ये आपके पास तीन डायरेक्शंस आ गए। हाँ जी क्लियर है ये। अब अगर मैं ये जो गिवन फोर्स है, ये वाली जो फोर्स आप पढ़ रहे हो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, गिवन वेक्टर के तीन हिस्से बनाऊंगा। कौन से तीन, एक उसका x में हिस्सा बनाऊंगा, एक उसका y में, और एक z में। और जब मैं उन तीनों हिस्सों को जोड़ूंगा तो मुझे वेक्टर मिलेगा। तो मुझे वो जो वेक्टर मिलेगा वो तीन हिस्से जोड़ के मिलेगा। कौन से तीन, एक x, एक y और एक z। अच्छा अभी ना जो मैं वेक्टर अभी कर रहा हूं ये पेपर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो अभी के लिए मैं जो कार्टेशियन फॉर्म बना रहा हूं वो 2D का है। जो मैं अभी के लिए बना रहा हूं कौन सा है, 2D, क्योंकि इसमें मैंने जो भी वेक्टर बनाया ये तो अभी पेपर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसके केस में मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये वेक्टर को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये मेरा x कंपोनेंट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, y कंपोनेंट। तो अगर मैं अपने इस फोर्स को नोटिस करूं और मैं कह रहा हूं कि ये 5 न्यूटन है, और मैंने कहा कि यार इसको ना हम ब्रेक करते हैं, तो मैंने कहा एक ये हॉरिजॉन्टल और ये क्या बन गया मेरे पास, वर्टिकल। और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको मैंने x कह दिया, वर्टिकल को मैंने क्या कह दिया, y, और ये मेरा जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 37। तो मैं इस 5 न्यूटन को अगर मैं ये दो पार्ट्स में स्प्लिट करूं तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये x मेरा बेस हो गया, 5 मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, cos 37, और हमें पता है कि cos 37 की वैल्यू 4/5। तो हमने पहले भी कहा कि 37 एंड 53 डिग्री एंगल याद रखने। तो मेरे पास ये 5 एंड 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y देखूं तो y मेरा परपेंडिकुलर है ये ट्राइंगल में, y क्या हो गया परपेंडिकुलर, 5 क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा साइन थीटा, एंड साइन थीटा 37 है, तो दैट इज इक्वल टू 3/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मैंने क्या नोटिस किया कि इस 5 न्यूटन को अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो वो आई कैप, और वाई एक्सिस की बात करूं तो वो जे कैप। तो मेरी ये जो फोर्स मैं देख रहा हूं इसका एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट बन रहा है वो 4 है, और वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट बन रहा है वो 3 है। तो ये मेरा वो गिवन वेक्टर आ गया जिसको मैंने ये अभी पेपर पे ड्रॉ किया है। ये जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया है, इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में बनाऊं तो ऐसे बनेगा, इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। तो ये मेरा वेक्टर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसके ये दो तरीके हैं उसको बनाने के, एक पोलर फॉर्म हो गया और दूसरा कार्टेशियन। कार्टेशियन में मैंने क्या किया, इस वेक्टर के दो पार्ट्स बना दिए, एक इसका x एक इसका y, और x और y मैं जोड़ूंगा ना, x और y जोड़ूंगा तो मेरे को ये वेक्टर मिल जाएगा, x और y जोड़ूंगा तो मेरे को ये वेक्टर मिल जाएगा। हाँ जी क्लियर है बात। अच्छा अब यहां पर अभी के लिए तो ये सिंपल है, पेपर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि इसका ना अभी मैंने तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं बनाया। तीसरा कोऑर्डिनेट मैं कब बनाऊंगा, जब मेरा वेक्टर पेपर से बाहर आएगा। तो मेरे पास लेटर से ये पेपर है और इस पेपर पे मैंने लेटर से ये वेक्टर ऐसे बनाया, तो अगर मैंने इस वेक्टर को ऐसे बनाया तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक इसका x चाहिए एक इसका y। पर अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे बाहर निकाल दूं, ऐसे बाहर निकाल दूं, तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये पेपर पे नहीं वेक्टर बनेगा, और इस वेक्टर के अब तीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक x। अब जैसे देखो अगर यहां रखूं तो इसके दो कंपोनेंट है x एंड y, और अगर ऐसे कर दूं तो x y और साथ में एक और कंपोनेंट आ गया कि कितना बाहर को आया, कितना बाहर को आया, वो क्या आ गया z। तो मेरे पास अब वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स बन गए। कौन से तीन कंपोनेंट्स, एक x एक y और एक z। तो अगर मैं देखो इसको रिप्रेजेंट करूं, देखो यहां पर मेरे पास ये कार्टेशियन सिस्टम है देखो, और आपको ये देखो कार्टेशियन सिस्टम में अगर मैं यहां पर नोटिस करूं तो मेरे पास ये मेरा गिवन वेक्टर है, ये मेरा गिवन वेक्टर है जो मैं देख रहा हूं, और इस वेक्टर को जब मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं तो इस वेक्टर को मैं ये देखो इस पॉइंट से स्टडी कर रहा हूं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है बाहर की तरफ ये हमारा क्या हो गया जेड एक्सिस। तो मैं अब इस वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, अब ये स्पेस में है वेक्टर, हाँ दिख रहा है, अब ये स्पेस में, अब पेपर पे नहीं, अब ये किस में स्पेस में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पहले ऐसे एक्स एक्सिस में मूव करूंगा, जो मैंने एक्स एक्सिस में मूव किया वो ए एक्स हो गया, फिर मैं वाई एक्सिस में मूव करूंगा, जो मैंने वाई एक्सिस में मूव किया वो ए वाई, और फिर ये मैं किस में मूव करूंगा जेड एक्सिस में, और जो मैं बाहर की तरफ मूव करूंगा वो क्या हो गया ए जेड, और मुझे ये मेरा वेक्टर मिल जाएगा। और इस वेक्टर को अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा एज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। तो ये मेरा वेक्टर बन गया। पर अब ना इस वेक्टर को मैं पेपर पे नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये पेपर अब ये वेक्टर पेपर से बाहर है। पर ये जो मैंने लिखा है ना, इसको लिखने से मैं ये बता रहा हूं कि भाई मेरा पेपर पे वेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकता, पर मेरे वेक्टर के ये गिवन कंडीशन है, ये वेक्टर है, ये मेरा वो वेक्टर है जो एक्स वाई और जेड को जोड़ के बना हुआ है। हाँ जी ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको 3D फॉर्म में लूं तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरा जो वेक्टर होगा उसका एक कंपोनेंट होगा ए एक्स आई कैप, फिर ए वाई जे कैप, फिर ए जेड के कैप। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, तो ये जो फोर्स है ये मेरी आ गई सपोज 3 आई कैप 4 जे कैप एंड 5 के कैप। अब इस फोर्स को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, पर ना मैं इस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर निकाल सकता हूं। कैसे, पहली इंफॉर्मेशन मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो हमने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो आई कैप से पहले मैग्नीट्यूड है उसका क्या कर देंगे
स्केयर, जो जे कैप से पहले मैग्नीट्यूड है उसका क्या करेंगे, स्केयर, जो के कैप से पहले मैग्नीट्यूड है इसका भी क्या करेंगे, स्केयर, और फिर इस सब का अंडर रूट। ये आपको क्या देगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी। हाँ जी ठीक है। जैसे ये देखो, इस केस में अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो आई कैप से पहले है उसका स्केयर कर दिया, जो जे कैप से पहले उसका स्केयर कर दिया, फिर क्या कर दिया, अंडर रूट। अब देखो सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 5 न्यूटन। और ये देखो मैंने जो एग्जांपल ली थी वो 5 न्यूटन ही है ना। तो मैं वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, पर वो कार्टेशियन फॉर्म में ना मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं वेक्टर का। और कैसे निकाल सकता हूं समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पे मेरा जो वेक्टर बनेगा वो आ गया 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 5 स्केयर अंडर रूट, और ये जो वैल्यू है दिस विल बी 50 अंडर रूट, दैट इज 5√2 न्यूटन। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा अब मैं डायरेक्शन भी निकाल सकता हूं। डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, तो डायरेक्शन मतलब ए कैप विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन हो गया ए कैप, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास हो गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। एंड मैग्नीट्यूड जो आपके पास बनेगा वो आपके पास बन गया ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर। तो ये हमारे पास गिवन मैग्नीट्यूड बन गया। तो अगर मेरे को कोई कहता है कि यार इस फोर्स की डायरेक्शन निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 5√2। अब ये जो डायरेक्शन आपकी बनी है इसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस डायरेक्शन को आप न्यूमेरिकली कहीं पे भी डालोगे तो ये आपके वेक्टर की एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगा। तो आपने ये बात अंडरस्टैंड करनी है, आपने ना इसको ना मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इस डायरेक्शन को पिक्चर के फॉर्म में नहीं बनाया। किस फॉर्म में लिखा है, मैथमेटिकल फॉर्म में। जहां पर भी आप मैथमेटिकली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ये वाली वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू आपको इस फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्ट फॉर्म में देगी। तो क्लियर है बात। अच्छा अब ना मैं यहां से थोड़ी और इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा जो गिवन वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है ये स्पेस में है, और जब ये स्पेस में है तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो देखो मैंने यहां पे देखा कि ये जो मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये स्पेस में है ना। तो मैंने देखा कि यार ये जो मेरा वेक्टर है ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, या ये जो मेरा वेक्टर है ये जो जेड एक्सिस, ये जो मैं जेड एक्सिस ले रहा हूं, इस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये जो मेरा वेक्टर है ये स्पेस में है, पर एक्स के साथ या वाई के साथ या जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मैं वो भी देख सकता हूं। सिर्फ इस वेक्टर की जो मेरे को आई कैप जे कैप के कैप बस इतना दिया हुआ है, वहां से मैं इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। कैसे, योर एंगल वेक्टर ए मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो मैं वो एंगल को अल्फा कह रहा हूं। एंड कॉस ऑफ अल्फा जो होगा वो होगा ए एक्स ओवर ए। एंगल योर वेक्टर ए मेक्स विद वाई एक्सिस, तो वो जो एंगल होगा वो हो जाएगा ए वाई ओवर ए। एंड एंगल विच योर वेक्टर मेक्स विद जेड एक्सिस, तो वो जो आपका एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ए जेड ओवर ए। तो ये हमारे पास गिवन एंगल बन गया। एक बन गया अल्फा एंगल बन गया आपका वेक्टर एक्स एक्सिस से बना रहा है, बीटा एंगल बन गया जो आपका वेक्टर वाई एक्सिस से बना रहा है, और गामा एंगल बन गया जो आपका वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। हाँ जी क्लियर है बात। तो आप इस तरीके से ना देख सकते हो कि आपका जो गिवन वेक्टर है वो गिवन एक्सिस के साथ कितना एंगल जो है वो बना रहा है। अब जैसे अगर मैं इसको कार्टेशियन को विजुलाइज करना चाहता हूं, तो कार्टेशियन को विजुलाइज करने के लिए उसको 2D रखना पड़ेगा। कार्टेशियन को विजुलाइज करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, 2D। ठीक है, तो मैं देखो यहां पे एक 2D में कार्टेशियन फॉर्म में
मैं एक वेक्टर ले रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज लेट अस से 8 आई कैप 6 जे कैप मीटर पर सेकंड। मैंने के इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं इसको विजुअलाइज करके आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको हो कि हाँ यार ऐसे फॉर्मूला लगना है और मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, चाहे मैं इसको विजुअलाइज ना कर पाऊं पर फॉर्मूला मैंने ऐसे लगाना। तो मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में बस इतना एग्जामिनर ने दिया, मेरे को सिर्फ ये चीज दी है एग्जामिनर ने और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा यार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें। तो कैसे निकालूंगा मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? तो मैंने कहा यार वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। समझ में आया कैसे मैग्नीट्यूड? मतलब मैंने यहां से सारी इंफॉर्मेशन निकालनी नहीं, बस इतनी लाइन से मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। कैसे? अब मैं वो दिखाने लगाऊं। तो मैंने कहा यार इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इस वेलोसिटी का अमाउंट कितना है, तो कितना है आई कैप जे कैप का स्क्वायर, अगर के कैप होता तो उसका भी कर देना था, और ऐड करके अंडर रूट। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? तो ये आ गया 100 अंडर रूट, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता लगेगा कि ये जो आपको वेक्टर दिया हुआ है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10। ठीक है जी। अच्छा, फिर आ गया कि इसकी डायरेक्शन निकालो वी कैप। तो आपने कहा वी कैप हो गया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास आ गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप ओवर 10। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ गई 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप ओवर 5। अब ये जो वैल्यू आई है ना डायरेक्शन की, ये आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको जहां पर भी मैथमेटिकली डालोगे आपको ये वेलोसिटी की क्या देगा, एग्जैक्ट डायरेक्शन देगा। ये जो वैल्यू है ये आपको वेलोसिटी की क्या दे रहा है, एग्जैक्ट डायरेक्शन। पर मैंने कहा नहीं सर मैंने तो विजुअलाइज करना। तो विजुअलाइज करने के लिए मैं विजुअलाइज कैसे करूंगा? मैं कहूंगा यार ये जो वेक्टर है ना, मैं देखता हूं मेरे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये वेक्टर मेरे एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मैंने कहा कि वो एंगल क्या हो गया, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हो गया वेक्टर वी मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस। तो कॉस अल्फा मैंने क्या कहा था, बी एक्स ओवर बी, मतलब जो आई कैप से पहले कंपोनेंट है ए एक्स ओवर ए एक्स ओवर ए करेंगे तो आपको कॉस ऑफ एंगल मिलेगा विद एक्स एक्सिस। ए वाई ओवर ए करेंगे तो कॉस ऑफ एंगल मिलेगा विद वाई एक्सिस। ए जेड ओवर ए करेंगे तो कॉस ऑफ एंगल मिलेगा विद जेड एक्सिस। तो मेरे पास वी एक्स ओवर वी, तो वी एक्स कितना है 8, ये वी एक्स है। आई कैप से पहले जो है वो एक्स है, जे कैप से पहले जो है वाई है, के कैप से पहले जो होगा वो जेड। तो 8 ओवर 10। हाँ जी, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 4/5। और हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस 4/5 कब होता है, जब एंगल कितना होता है हमारे पास 37। ये हमें पता होना चाहिए, हमने ये याद करना है। 37 53 याद रखने। तो मेरे पास अल्फा कितना आ गया 37। मतलब ये कि अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो मेरी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब देखो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, आपने डायरेक्शन भी निकाल ली। हाँ ये बात है कि अगर जेड डाल दूंगा ना तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि जेड डालने के बाद मैं पेपर पे ये चीज को नहीं बना सकता। मैं पेपर पे वैसे कह दूंगा कि बेटा ये वेक्टर है, पर ये वेक्टर पेपर पे नहीं है, ये वेक्टर पेपर से बाहर है। हाँ जी, समझ गए इस बात को? तो पोलर फॉर्म में आप वेक्टर को पिक्टोरिकली दिखा रहे हो, कार्टेशियन फॉर्म में आप जस्ट इस फॉर्म में लिख रहे हो। लेकिन इस फॉर्म से लिख के आप सब कुछ निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड के साथ कितना एंगल है वो भी निकाल सकते हो। तो हो जाएगा ये सब। ये समझ में आ गया सारा कुछ? क्लियर है? अब देखो हम ना वेक्टर्स को जब पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स हम यूज करेंगे, तो हमें उन वर्ड्स के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया इक्वल वेक्टर। तो मैं कहूंगा जी ये ना इक्वल वेक्टर है। तो व्हाट इज इक्वल वेक्टर? अ वेक्टर is equal vector if its magnitude and direction is same as that of the given vector. तो एक वेक्टर, a vector is equal vector if its magnitude and direction is same as given
वेक्टर। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक गिवन वेक्टर के बिल्कुल इक्वल है तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो मेरे पास जैसे मैंने कहा जी ऐसे लिख दिया वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, मैंने ऐसे अगर लिख दिया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बी और ए का मैग्नीट्यूड सेम है, बी और ए की डायरेक्शन भी सेम। इसका ये मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम। अगर बाय चांस मेरे पास ये वेक्टर है और ये जो वेक्टर है सपोज ये 7 न्यूटन है और मैंने अब इस वेक्टर को ना ऐसे टर्न कर दिया, इसको मैंने टर्न कर दिया, तो टर्न कर दिया तो है तो अभी भी ये 7 न्यूटन है, पर ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। तो यहां पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं है। हाँ मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ए इज इक्वल टू बी, ये मैं कह सकता हूं, पर ये कहना कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ए एंड बी आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो मैं यहां पर क्या नोटिस करूंगा, मैं यहां पे नोटिस करूंगा कि वेक्टर ए एंड बी आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। हाँ दे आर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में ये छोटे छोटे वर्ड से गड़बड़ हो जाती है, पेपर में हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं क्योंकि हम वो बात पकड़ नहीं पाते एग्जामिनर क्या कह रहा है। दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बट दे आर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। आज समझ में आ रही बात क्या कह रहे। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेगेटिव वेक्टर। तो व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर बेसिकली क्या है, अ वेक्टर whose magnitude is same as the given vector but direction is opposite to the given vector. So a vector having magnitude same as given vector but direction opposite to the vector. अब डायरेक्शन ऑपोजिट, ये जो ऑपोजिट है ना इसका ध्यान रखना है, डिफरेंट नहीं बोलना, डायरेक्शन डिफरेंट नहीं, डिफरेंट तो कोई भी हो सकती है। डिफरेंट तो देखो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है पर ये ऑपोजिट नहीं है। दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है बट ऑपोजिट नहीं है। मेरे पास लेट अस से ये एक गिवन वेक्टर है और ये मेरे को 10 न्यूटन दिया हुआ है, ये मेरा वेक्टर ए है। एग्जामिनर कह रहा है कि बी वेक्टर बनाओ जो माइनस ए वेक्टर हो, कैसे बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कहूंगा कि मैं ना ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन बनाऊंगा, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या लूंगा मैं, सेम, मैग्नीट्यूड सेम लूंगा। तो मैं यहां पर ये जो ए है इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक वेक्टर बनाऊंगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ये जो एंगल बनेगा ये का एंगल कितना होगा 180। तो ये जो आप वेक्टर देख रहे हो मैग्नीट्यूड सेम है 10 10, वो 10 वो -10 नहीं है, वो भी 10 है ये भी 10 है, पर डायरेक्शन एरो कौन सी चीज चेंज हो रही है, ये देखो एरो, ये देखो एरो, डायरेक्शन में फर्क है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये जो मेरा वेक्टर बनेगा ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, ये माइनस ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये जो मेरा बी है ये क्या बन गया, माइनस ए वेक्टर। हाँ जी ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर बना ये माइनस ए वेक्टर बना। तो नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर, तो कोलीनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, विच एक्ट अलोंग सेम लाइन। जो वेक्टर सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, कोलीनियर वेक्टर। सो
these are the vectors acting along same line. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेटर से ये लाइन ले रहा हूं और ये जो मैंने लाइन ली, मेरा जो गिवन वेक्टर है ए वेक्टर या मेरा ये बी वेक्टर या मेरा ये सी वेक्टर, ये सब इस लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं. कोई लाइन के अलोंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा लाइन के लॉन्ग ऑपोजिट डायरेक्शन पर लग लाइन के लॉन्ग रहे हैं. तो इसको मैं क्या कहूंगा, यहां पे मेरे पास ये जो ए वेक्टर है या ये जो बी वेक्टर है या जो सी वेक्टर है, ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे यहाँ पे कोलिनियर हो गए, एक लाइन पे जो लग रहे हैं. डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, सेम हो सकती है, पर एक लाइन पे लगेंगे. डायरेक्शन सेम हो सकती है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं. अब एग्जाम्पल अगर हम कहें एग्जाम्पल, तो बेटा एग्जाम्पल अभी हम देखो पीछे 1D में हमने एक बॉल को ऊपर फेंका था, फिर ऊपर जाके फिर बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो बॉल नीचे आ रही है, तो ये वन लाइन में मोशन हो रहा है. तो यहां पे देखो बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, वो ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी, नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन. तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों कोलिनियर हो गए. समझ में आ रहा है? ये तीनों वेक्टर्स हैं. और इस केस में क्या हो गए, कोलिनियर. कौन से केस में? जब आपने बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका. तो जब वर्टिकली ऊपर फेंका तो ये तीन वेक्टर्स लग, पर इनकी डायरेक्शन कुछ भी होगी. जैसे वेलोसिटी पहले ऊपर थी, अब वेलोसिटी कहां है, नीचे है. हाँ, जी हमेशा कहां लगेगा, डाउनवर्ड्स. तो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं. तो ये कौन से वेक्टर्स हो गए, कोलिनियर. तो वर्ड समझ में आ गया, कोलिनियर. फिर हमारे पास आ गया कोप्लेनर. तो वर्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, हाँ जी, नाम से ही पता लग रहा है कि दीज आर द वेक्टर्स विच आर लाइंग ऑन सेम प्लेन. एक ही सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, एक फ्लैट सरफेस पे मैं इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं. तो वो क्या हो गया, कोप्लेनर. मतलब मैं जिस पेपर पे काम कर रहा हूं, मैं कॉपी पे काम कर रहा हूं, वो सारे वेक्टर्स मैं एक ही पेपर पे बना सकता हूं. तो वो क्या हो गया, मेरा कोप्लेनर वेक्टर्स. तो मेरे पास जैसे मैं कह रहा हूं कि यार ये मेरा वेक्टर ए है, फिर मैं कह रहा हूं कि यार ये ना मेरा वेक्टर बी है, फिर मैं कह रहा हूं यार ये जो है ना ये मेरा वेक्टर सी है. तो ये जो ए बी सी है, ये तीनों पेपर पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो मैंने क्या कहा कि ये तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर. सो दीज आर द वेक्टर्स lying on सेम प्लेन. तो ये वो वेक्टर्स हैं जो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं. तो मेरे पास जैसे ये देखो, ये पेपर है, तो इस पेपर पे ये वेक्टर हो गया. फिर इस पेपर पे लेटर से मैंने एक और वेक्टर ले लिया, ये ऐसे वेक्टर ले लिया, फिर एक और वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया. तो ये सारे कौन से वेक्टर हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स. पर अगर मैं वेक्टर से बाहर को निकाल दूं, तो जो बाहर को निकल गया अब वो कोप्लेनर नहीं है, वो बाकियों के साथ कोप्लेनर नहीं है. समझ रहे बात को? तो कोप्लेनर वेक्टर वो होगा जो सेम सरफेस, फ्लैट सरफेस, सेम प्लेन पे क्या करेगा, लाई करेगा. तो ये ए बी सी यहाँ पे ये जो ए वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, ये जो सी वेक्टर है, ये सारे मेरे क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स हो. हाँ जी, ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया कंकरेंट. कंकरेंट वेक्टर्स. अब कंकरेंट का क्या मतलब है, कंकरेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो एक ही, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है. लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है, देखो मेरे को दिया है कि ये एक वेक्टर है, ये दिया हुआ है, ये उस वेक्टर की क्या दी हुई है, डायरेक्शन, और ये सारी उस वेक्टर की दी हुई है मैग्नीट्यूड. इतना इस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड. तो मुझे वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, साथ में क्या दी है, डायरेक्शन. अब मैं ये जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है, अगर इसको मैं देखूं तो ये एक लाइन का पार्ट है, ये एक लाइन का पार्ट है. जिस लाइन का ये एरो, ये वेक्टर पार्ट है, इस लाइन को मैं क्या कहूंगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
वेक्टर ए। तो वेक्टर जिस लाइन के अलोंग है, वेक्टर जिस लाइन के अलोंग है, उस लाइन को मैं क्या कहूंगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। हाँ जी सर, मैं क्या, लाइन ऑफ एक्शन। तो एक वेक्टर है, तो वो वेक्टर क्या है, एक लेंथ है और एक एरो है। वो लेंथ और एरो को जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी उसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब मेरे पास सपोज ये एक बॉडी है और ये एक बिग साइज बॉडी है, और इस बिग साइज बॉडी के ऊपर ये मैंने एक वेक्टर लेटर से कोई फोर्स अप्लाई की। फिर इस बिग साइज बॉडी के ऊपर मैंने ये एक वेक्टर, ये फोर्स अप्लाई किया। अब देखो मैं अलग अलग जगह पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, अलग अलग जगह पे मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैंने ये देखो ये एक और ऐसे वेक्टर फोर्स अप्लाई की, मतलब अलग अलग जगह पे कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन लूँ और ये बी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन लूँ और सी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन लूँ, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये सब जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये सारे लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जब आपके वेक्टर नो डाउट बॉडी पे अलग अलग जगह लग रहे हैं, पर उन सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक जगह पर कोइंसाइड कर रहा है, तो उनको क्या कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर्स। तो ये सारे लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सब के लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन विल मीट एट वन पॉइंट। तो ये मेरे पास कौन से वेक्टर्स हो गए, कंकरेंट वेक्टर्स हो गए। हाँ जी समझ में आ गया। कंकरेंट का क्या मतलब है कि दिखने में आपको बिग साइज बॉडी है, दिखने में वो वेक्टर अलग अलग जगह पे लग रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, उन सबका लाइन ऑफ एक्शन बनाया, और आपने क्या नोटिस किया कि सबका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो फिर उन वेक्टर्स को मैं क्या नाम दूंगा, कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब क्वेश्चन आएगा कि सर मतलब कॉन्करेंट वेक्टर्स पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो। तो देखो मेरे पास ना, सपोज ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे मैंने क्या किया, एक फोर्स यहां से लगाई, ठीक है, और एक फोर्स मैंने यहां से लगाई। अब ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूं इसका लाइन ऑफ एक्शन, और ये जो फोर्स लगा रहा हूं इसका लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे फोर्स लगाई, यहां पे ऐसे। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो मैं क्या नोटिस करूंगा, ये बॉडी घूमने लग जाएगी। एक बिग साइज बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और वो सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आके कोइंसाइड कर रही हैं, तो उस बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ट्रांसलेटरी मतलब बॉडी आगे जाएगी पीछे जाएगी पर घूमेगी नहीं। पर अगर वो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हुए तो बॉडी में क्या आ जाएगी, रोटेशन। बॉडी में क्या आएगी, रोटेशन। ठीक है, समझ रहे बात को। मेरे पास लेटर से ये जैसे मार्कर है, तो मैंने यहां से फोर्स नीचे लगाई, यहां से फोर्स ऊपर लगाई, तो देखो ये घूमने लग गया, घूम रहा है ना देखो। पर अगर मैं यहां से और यहां से फोर्स लगाऊं, ये वाले हाथ से ऊपर, ये वाले हाथ से नीचे, अच्छा अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे। पर अगर ये वाली फोर्स जो नीचे पुश कर रही है वो ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, और अगर नीचे वाली फोर्स जो ऊपर को पुश कर रही है वो ज्यादा है, ये तो ये ऊपर जाएगा, पर घूमेगा नहीं। घूमेगा कब, जब लाइन ऑफ एक्शन एक जगह पे कोइंसाइड नहीं करेगी। तो इसलिए कंकरेंट वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो कंकरेंट वेक्टर्स हैं इनके दो टाइप्स हैं। एक मेरे पास है को इनिशियल वेक्टर्स, एक हो गया को इनिशियल वेक्टर्स, और दूसरा मेरे पास टाइप है को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर्स। तो को इनिशियल का मतलब यहां पे क्या है कि ना, इन सब वेक्टर्स का सेम इनिशियल पॉइंट है। तो आपने ये वेक्टर्स को ऑब्जर्व किया और आपने नोटिस किया कि ये सारे वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है तो कंकरेंट ही है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इनका लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है। और को टर्मिनस में मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो वेक्टर्स है इनका जो गिवन
फाइनल जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है, तो इनका फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इनको मैं क्या कहूंगा, को टर्मिनस। इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल, फाइनल पॉइंट सेम है तो को टर्मिनस। लाइन ऑफ एक्शन जरूरी नहीं है कि को इनिशियल एंड को टर्मिनस ही हो सकता है कि लाइन ऑफ एक्शन किसी एक जगह पे सबके मीट कर रहे हैं। तो कंकरेंट एक बड़ा वर्ड हो गया और ये दोनों उसके एग्जाम्पल हो गए। हाँ जी, क्लियर है जी, समझ में आ गया ये, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर को मैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहता हूं एंड फिक्स्ड वेक्टर को मैं लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, तो ये हमारे ये दो टाइप के वेक्टर आ गए। जो हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर है वो फिक्स वेक्टर, जो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है वो फ्री वेक्टर। अच्छा, अब फिक्स वेक्टर जैसे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, मतलब फिक्स वेक्टर वो है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। तो फिक्स वेक्टर वो है जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल आपने अभी 1D मोशन पीछे किया है, आपने इसको इनिशियल पॉइंट ले लिया, ये ए, ये बॉडी आगे जा रही है तो आपका फाइनल पॉइंट आगे जा रहा है, तो ये आपकी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये ए टू बी डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, बॉडी ने ना टर्न कर लिया, बॉडी बैक आ रही है, बॉडी ने टर्न कर लिया, बॉडी सी पे आ गई, तो अगर मैं आपको कहूँ बेटा ए टू सी डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ये आपकी ए टू सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका ए तो फिक्स है ना, वो इनिशियल पॉइंट फिक्स है। हाँ, फाइनल पॉइंट क्या कर रहा है, चेंज, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फिक्स है, फाइनल पॉइंट विद टाइम बदल रहा है, विद टाइम आप आगे जा रहे हो तो फाइनल पॉइंट आगे जा रहा है, बैक आ रहा है। तो इनिशियल पॉइंट फिक्स है, फाइनल टाइम पॉइंट कहीं पे भी जा सकता है, तो वो फाइनल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में आपका जो वेक्टर है वो क्या है, फिक्स्ड वेक्टर है, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। ये लोकलाइज्ड वेक्टर है जिसका आपको इनिशियल पॉइंट पता है कि हाँ यहां पर है। एंड देन यू हैव फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर वो होगा जिसका इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट चेंजेस इट्स पोजीशन। तो आप इस वेक्टर को ना एक जगह पे लोकलाइज नहीं कर सकते, मतलब हर वक्त आप देखोगे ओ ये वेक्टर यार बदल गया, अरे ये वेक्टर की डायरेक्शन तो बदल गई पर इसका इनिशियल पॉइंट भी बदल गया, ये ऑल टुगेदर ही बदल गया। तो ये एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है मेरे पास ये एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और हमने देखो पढ़ा हुआ है कि हर वक्त इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाहता हूं, देखो राइट नो इसकी वेलोसिटी देखनी है, तो राइट नो इसकी ये वेलोसिटी होगी जो अलोंग द टेंजेंट होगी, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो बॉडी है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। और फिर अगर मैंने देखना है यहाँ पे, जब मैं बी पॉइंट पे आ गया हूं, मैंने कहा यार बी पॉइंट पे देखना है, तो बी पॉइंट पे मैं कैसे देखूंगा वेलोसिटी, ये मेरी वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट, तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई बी पॉइंट पे जो अलोंग द टेंजेंट होगी, तो ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और फिर मैं लेटेस्ट से ये सी पॉइंट पे देखना चाहता हूँ कि यार सी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी, तो सी पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, ये देखो हर बार आपका जो गिवन, ये देखो इनिशियल पॉइंट क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का हर बार इनिशियल पॉइंट क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसमें हर बार बॉडी की इनिशियल पॉइंट में चेंज आ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। हाँ जी, क्लियर है, फ्री फ्री वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर आ गया, दैट इज जीरो वेक्टर। So what is a zero vector? Zero vector is a vector having zero magnitude. तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, जब मैंने आपको वेक्टर पोलर फॉर्म में समझाया था तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यार एक ना पॉइंट होगा, वहां से मैं एक इनिशियल रेफरेंस लाइन ले लूंगा
और मैंने अपना वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं जो मेरा वेक्टर का लेंथ होगा वो मेरा क्या होगा, सर्कल का रेडियस। लेटे से इसका रेडियस जो है वो आर है, तो मैंने कहा कि यार ये मेरा वेक्टर हो जाएगा और ये वेक्टर जो एंगल बनाएगा और ये जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा थीटा, यहां से मेरे को वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की नॉलेज हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे टर्न करता हूं तो मेरा ये थीटा क्या करेगा, चेंज होगा। तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस, मतलब अलग अलग थीटा अलग अलग डायरेक्शंस बताएंगे। ओके अच्छा, अगर अब मैं इस आर को जीरो कर दूं तो ये आर जीरो करने पे मेरे को क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि मेरा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो। अब ध्यान से देखो, ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट। अगर आर जीरो करोगे तो इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब इनिशियल और फाइनल सेम हो गए, जैसे सपोज ये मैं कहता हूं कि ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसका इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। तो पहले लेटर से ये 60 डिग्री पे था, तो इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और वेक्टर था वो 90 डिग्री पे था, उसका भी इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। अच्छा, एक 120 पे था, उसका भी इनिशियल फाइनल सेम हो गया। अच्छा, सबका इनिशियल फाइनल सेम हो गया। मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये 60 वाला था, ये 120 वाला था, ये 90? मेरे को थोड़ा पता लगेगा, क्योंकि सबके इनिशियल और फाइनल सेम हो गए हैं। तो अगर कोई वेक्टर सॉल्व करके वो आंसर निकल के जीरो वेक्टर आ गया, तो वो कौन से वाले एंगल से आया था मेरे को नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि 60 वाले का आंसर भी जीरो बनेगा, 90 वाले का भी जीरो बनेगा, 120 वाले का भी जीरो। तो ये जो गिवन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। और अगर कोई मेरे को कहे कि इसकी डायरेक्शन बताओ, मैं इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकता, क्योंकि पॉइंट की क्या डायरेक्शन बताऊंगा, पॉइंट है ना, पॉइंट बन गया ना, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो गए, तो लेंथ तो खत्म ही होगी। जब लेंथ ही खत्म होगी तो एंगल कैसे बनाऊंगा, अब एंगल नहीं बता सकता। तो मैं ये नहीं कहूंगा इट इज जीरो एंगल, कैसे जीरो एंगल मैं बता ही नहीं सकता। तो मैं क्या कहूंगा कि इट हैज एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। एनी आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, पर मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जीरो वेक्टर इज वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैज एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, और इसकी एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब आप इसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कैसे करूं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए। आज समझ में आ गया जीरो वेक्टर। तो अगर कभी भी जीरो वेक्टर आए तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या लेना है, जीरो। तो यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर में फर्क है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जीरो वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और उसका काम ही आपको डायरेक्शन बताना होता है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है और उसकी कोई डायरेक्शन हम नहीं निकाल सकते, उसकी कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है, हम नहीं निकाल सकते। हाँ जी, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब एक हमारे पास लास्ट वेक्टर आ गया, दैट इज एक्सियल वेक्टर। and axial vectors they are those vectors which come into play when you talk about rotation of objects। जैसे फैन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, तो जब आप रोटेशन को पढ़ते हो तो वहां पर जो वेक्टर्स आते हैं उस रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उनको हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। तो एक्सियल वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वेक्टर्स दैट एक्ट along axis of rotation are known as axial vector। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, अब देखो, अगर मैं ये स्क्रू देखूं और मैं ये जो गिवन स्क्रू है इसको घुमाऊं, एक मैं स्क्रू ड्राइवर लिया और स्क्रू ड्राइवर लेके मैं इसको घुमा रहा हूं, तो मेरे पास ये दीवार है, यहां पे मैंने ये स्क्रू लगा के स्क्रू ड्राइवर से मैं इसको घुमा रहा हूं। तो मैं घुमाने का मतलब क्या दे रहा हूं, रोटेशन। पर जब मैं घुमा रहा हूं तो मेरे घुमाने पे मैं क्या नोटिस करूंगा कि स्क्रू क्या करेगा, अंदर जाएगा। अच्छा, उल्टा घुमाऊंगा तो क्या होगा, बाहर आएगा। अब आप ध्यान से देखो, आप घुमा रहे हो और मूवमेंट जो हो रही है वो आपकी रोटेशन के परपेंडिकुलर हो रही है। मूवमेंट आपके रोटेशन के क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। तो आप ना ये आप यहां पर क्या कर रहे हो, इसको ये घुमा रहे हो, या आप इस स्क्रू को घुमा रहे हो, और जब आप स्क्रू को घुमा रहे हो तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो लाइन है जो आपके रोटेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है,
इस लाइन के लॉन्ग स्क्रू जो है वो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग के घुमाया कैसे है। तो अगर मैं ये क्लॉकवाइज कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो ये किधर को जा रहा है, डाउनवर्ड्स। और अगर मैं इसको घुमाऊंगा, अगर मैं इसको घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो मेरा स्क्रू है ये किधर को जाएगा, अपवर्ड्स, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, पर मेरी रोटेशन के कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन है, लाइन जो आपके रोटेशन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली वो लाइन है जो आपके रोटेशन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जब आप ऐसे किसी बॉडी को घुमा रहे हो, जैसे आपके पास वो ढक्कन है, लिड है, तो आप लिड को घुमाते हो, तो जब घुमाते हो तो अपने आप वो खुल जाता है, फिर घुमाते हो तो वो बंद हो जाता है, ऐसे घुमाते हो तो बंद हो जाता है, घुमाते हो तो खुल जाता है। तो आप रोटेशन दे रहे हो और मूवमेंट जो हो रही है वो आपके रोटेशन के परपेंडिकुलर हो रही है। अब वो परपेंडिकुलर में दो ही डायरेक्शन होंगी, या वो रोटेशन के अलोंग नीचे को या ऊपर को, तो वो रोटेशन के परपेंडिकुलर एक ही लाइन के दो ही डायरेक्शन होंगी। तो वो जो दो डायरेक्शन आप देख रहे हो वो आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, उस लाइन के ऊपर दो वेक्टर बनेंगे, उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर्स। तो इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर लगते हैं, ये जो लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग जो वेक्टर लगेंगे, ये जो लाइन के लॉन्ग जो वेक्टर लगेंगे, ये जो वेक्टर है, इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सियल वेक्टर्स कहेंगे। तो इस चैप्टर में वैसे हमने एक्सियल वेक्टर नहीं करने, पर हमें पता होना चाहिए कि एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं विच कम इनटू प्ले जब हम रोटेशन देते हैं। आज क्लियर है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इन सबको अब हम डिटेल में डिस्कस करें।